हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है सैटन स्लेव्स कम्युनियन। यह सैटन स्लेव्स मूवी का ही एक प्रीक्वल है जो मैंने पहले ही एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको ठीक से नहीं समझ आएगा। और इस सुपरनेचुरल इंडोनेशियन हॉरर मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा कराने के लिए मैं आप सबके दिल से आभारी हूँ। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत में हम पहले बुद्धिमन को देख पाते हैं, जो कि इस समय थोड़ा जवान नजर आ रहा है, क्योंकि ये कहानी बुद्धिमन के पास्ट की है, 1955 की। और इस समय वो सिर्फ एक प्रेस रिपोर्टर है। और उस वक्त दो पुलिस वाले बुद्धिमन को पकड़कर ले जा रहे होते हैं गाड़ी में। और कहाँ और क्यों, ये उनमें से कोई सांस नहीं लेता। तभी बुद्धिमन की नजर उस ड्राइवर पर पड़ती है जो नकाबपोश था। बुद्धिमन को ऐसा लग रहा था कि उसने उस आदमी को कहीं तो देखा है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और असल में बुद्धिमन को लाने के लिए उसके फ्रेंड हेरू ने ही कहा था उन पुलिस वालों को, जो कि एक मेजर ऑफिसर था। और वो उस वक्त खड़ा होकर ऑब्जर्वेटरी के पास बुद्धिमन का इंतजार कर रहा था, उसे कुछ मिस्टीरियस चीज दिखाने के लिए, जो उस वक्त ऑब्जर्वेटरी के अंदर था। और बुद्धिमन तब जैसे ही अंदर पहुंचता है उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत सारी डेड बॉडीज नजर आती हैं। और ऐसे लग रहा था जैसे वो कब्र से खुद ही उठ कर आई हो, मिट्टी विट्टी लपेट कर। और अधिकतरों के बॉडी में तो वम्स लौट रहे होते हैं। और वो सारी ही डेड बॉडीज एक प्रेइंग पोजीशन में थी, घुटनों के बल। और वो तब एक वॉल पर लगी महिला की तस्वीर के आगे झुके हुए थे, जिसका नाम रेमिनोम लिखा हुआ था। तभी हेरू आकर बुद्धिमन से बताता है कि सुबह सुबह एक जेनिटर जब यहाँ पर आया वो शॉक्ड रह गया ये नजारा देखकर। ये नजारा देखते ही उसके बाल तुरंत ही सफेद हो गए। तब बुद्धिमन ये सोचने लगता है कि ये कौन सा साइकोपैथ कर सकता है, सारी डेड बॉडीज को यहाँ पर लाकर उसने क्यों रख दिया। वो फिर जल्दी जल्दी पूरे घटनास्थल की पिक्चर निकालता है। और काम पूरा हो जाने के बाद तब हेरू उससे कहता है कि इस पूरे जगह से डेड बॉडीज को हटाकर इसे साफ कर दिया जाएगा, ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे, वरना उनके देश का नाम खराब होगा। क्योंकि कल ही उनके यहाँ एक ग्लोबल मीटिंग है और उनके यहाँ तमाम देश के लीडर्स आने वाले थे। और अगर उन्हें इस चीज के बारे में पता चला तो उनकी बड़ी बदनामी होगी। तब बुद्धिमान ये सोचने लगता है कि जब ये चीज न्यूज़पेपर पर छपने ही नहीं थी तो मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों। तब हेरू मिट्टी में सने उन फुटस्टेप्स को देखकर कहने लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा सिनिस्टर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो डेड बॉडीज खुद ही चलकर अंदर पहुंची है। और न्यूज़पेपर पर अगर ये चीज हम पब्लिश भी करेंगे तो कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। और उस पर ऊपर से भी ऑर्डर्स हैं मुंह बंद रखने के लिए। इसलिए वो बुद्धिमन को इसे एक आर्टिकल या मैगजीन पर पब्लिश करने के लिए बोलता है, ताकि लोग इसे एक कहानी की तरह पढ़ लें। और जिन्हें ये रिलेटेबल लगेगी कोई तो उस पर विश्वास जरूर ही करेगा। और शायद इसी घटना के बाद से ही बुद्धिमान एक ऑकल्ट राइटर बन गया। और पिछली पार्ट में तो हमने देखा ही था कि वो माया नाम के एक आर्टिकल का एडिटर इन चीफ बन गया था। जिसके बाद हमें 1984 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिनी अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम पर जाया करती थी एज ए लेबरर किसी फैक्ट्री में। और उस फैक्ट्री की डायरेक्टर जो थी वो रिनी की काबिलियत को देखकर उसे अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए बोलती है और प्रोत्साहित करती है, ताकि उसे एक सुटेबल जॉब और इनकम मिल सके। और इसके बाद तो वो अपने फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाएगी। लेकिन पढ़ाई के लिए उसे दूसरे शहर जाना होगा और वो अपने भाइयों को छोड़कर ऐसे जाना नहीं चाहती थी। तब वो बहुत ही ज्यादा सोच विचार करती है, लेकिन फिर सोचती है कि अच्छे दिन देखने हैं तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही होगी। तब वो घर लौटते वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज हर जगह सुनती है कि एक स्नाइपर शूटर जो है वो ढूंढ ढूंढ कर टैटू वाले लोगों को मार रहा है, जिसे कोई आज तक पकड़ ही नहीं पाया। और दूसरी खबर ये थी कि एक स्टॉर्म आने वाला है उसी जगह पर जहाँ पर रीनी इस वक्त रह रही होती है। और इसके बाद हम रीनी को उसके बिल्डिंग अपार्टमेंट की ओर जाते हुए देख पाते हैं। ये बिल्डिंग एक सुनसान जगह पर अकेले बना है, जिसमें तकरीबन 14 माले हैं और शायद समुद्र के बिल्कुल बगल में है। और इस बिल्डिंग की व्यवस्था अंदर से एकदम सुस्त है और कुछ लिफ्ट तो चल भी नहीं रही होती है, क्योंकि 7 लोगों के जाने के जगह पर यहाँ पर 10-12 लोग लिफ्ट के अंदर घुसकर जा रहे होते हैं। तब रीनी विष्णु नाम के एक पड़ोसी का हालचाल पूछती है, जिसकी माँ गूंगी है और उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद हम बॉन्डी और उसके फ्रेंड्स आरी और डाटो को देख पाते हैं। और उसका फ्रेंड डाटो जो था वो उस अपार्टमेंट में नहीं रहता था। बॉन्डी तब वहाँ की जमीन में धंसे पड़े टोम स्टोन्स उन्हें दिखाता है और सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये देखो, अपना ये अपार्टमेंट एक सिमेट्री पर बना है।
तभी आरी के डैड वहाँ पर आकर आरी को एक लाफा देकर गिरा देते हैं, क्योंकि आरी अपनी बहन वीना का ख्याल नहीं रख पा रहा था और वो भूखी थी। आरी की माँ हमेशा बीमार बिस्तर पर पड़ी रहती थी, इसलिए शायद आरी के डैड का दिमाग इस वजह से और भी ज्यादा खराब होता है और वो बहुत ही ज्यादा एब्यूसिव थे इस वजह से। इसके बाद एंट्री होती है हमारी टोनी की, जिसके पास अब एक ढिंचैक स्कूटर है और इसका दिल तब आ चुका था एक खूबसूरत पड़ोसन टारी पर, जिसे उस अपार्टमेंट के लड़के परेशान किया करते क्योंकि वो रात में काम पर जाया करती थी और उसके ड्रेसिंग सेंस की वजह से लोग थोड़ा उसे अलग नजरिए से देखा करते थे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने लिए खुद लड़ लिया करती थी। लेकिन टोनी उसकी हेल्प करने की सोच रहा था। तब हमारा टोनी उसे इम्प्रेस करने के लिए उसका दरवाजा और रेडियो ठीक करने का जिम्मा उठा लेता है, लेकिन शायद वो इससे इम्प्रेस होती। तभी टोनी के अंदर आते ही उसके डैड भी थके हुए अंदर आते हैं एक ब्रीफ केस लेकर, जो वो हमेशा अपने पास रखा करते थे और वो अपने ब्रीफ केस को इतना ज्यादा संभाल कर रखते कि उनके बच्चों को ही इन पर शक होने लगता कि आखिर उनके डैड ऐसा कौन सा काम करते हैं। तब डिनर के टाइम पर रिनी सबसे बताती है कि वो पढ़ाई पूरा करने के लिए शहर जा रही है कल ही, जिससे उसके भाइयों को थोड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि वो रहती थी तो उनका ख्याल रखती थी और खाना भी बना कर दिया करती थी और इसके बाद तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उसके डैड उसे नहीं रोकते। रिनी तब स्टॉर्म आने वाला है ये न्यूज़ सुनकर अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद थी और इसीलिए वो चाहती थी कि जब तक ये स्टॉर्म वाला मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता सब किसी सेफ जगह पर जाकर रुक जाए। लेकिन उसके फादर कहने लगते हैं कि जब सारे ही अपार्टमेंट के लोग यहीं पर हैं तो वो क्यों कहीं पर जाएं। और ठीक उसी क्षण से बारिश होना शुरू हो जाती है और रिनी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी। जब वो गार्बेज डंप करने के लिए गई थी, अपार्टमेंट के सारे लोग अपने अपने कमरे में बैठकर हंस रहे होते हैं पहले, लेकिन अचानक से जैसे ही रिनी गार्बेज डंप करने के लिए जाती है सब अपने अपार्टमेंट से निकलकर उसे झांकने लगते हैं और वो तब आकर अपने भाइयों के कमरे में सो जाती है डर के मारे। और ठीक इसी तरह की घटना विष्णु के साथ भी होती है। जब वो गार्बेज डंप करने के लिए जाता है उसके डैड का गोश्त उसे डराने लगता है, इसके बाद वो भी डर के मारे अपने कमरे में आ जाता है। जिसके बाद हम बुद्धिमन को देख पाते हैं और उस वक्त हम बुद्धिमन के मेजर फ्रेंड हेरू की ऑडियो मैसेज सुन पा रहे होते हैं, जो मेजर हेरू ने बुद्धिमन के एडिटर्स ऑफिस में पहुंचा दिया होता है। और हम इसमें हेरू की व्यथा सुन पा रहे होते हैं कि किस तरह उस ऑब्जर्वेटरी इंसिडेंट के बाद से ही उसने उस सिनिस्टर केस पर अपना काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो समझ गया कि ये काम बड़ा जोखिम भरा है, लेकिन सच को तो दुनिया के सामने लाना ही होगा। लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली को कोई क्षति पहुंचे, इसलिए वो अपनी फैमिली से दूर हो गया। और इतने सालों में वो ये नहीं समझ पाया कि क्या जब मानवता बनाई गई थी तभी ईवल को भी रचा गया था, और क्या अगर हम मानवता को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ईवल को भी उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम इसके बाद बुद्धिमन के टेबल पर हेरू के जरिए 13 सालों में इकट्ठा किए गए एविडेंस को देख पाते हैं और न्यूज़पेपर पर उस वक्त हेरू की सुसाइड की खबरें छपी हुई थी और इसीलिए उन एविडेंस को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी वो बुद्धिमन को सौंप कर चला गया था। और उन एविडेंसेस में उसी बिल्डिंग के फोटोग्राफ्स थे जहाँ पर इस वक्त रिनी की फैमिली रह रही होती है, और साथ ही उसमें कुछ सिंबॉलिक पिक्चर्स भी बने हुए थे जिसमें सी हॉर्स के निशान थे और उसमें एक और पिक्चर शामिल था जिसमें 4 घोड़ों से एक आदमी को खिंचवाया जा रहा था सजा देने के लिए, और इसके साथ में एक पेयर ऑफ एंग्विश भी था जिससे शायद विचेस को डराया जाता था। और उसी बॉक्स में कुछ पुलिस ऑफिसर्स के फोटोज भी थे जो उसके साथ उस मिशन में उसका साथ दे रहे थे। इसमें वही नकाबपोश आदमी भी था जो उसे उस दिन हेरू के पास लेकर गया था गाड़ी में। और आगे ये जो भी घटना घटने वाली थी ये उसी अपार्टमेंट में घटने वाली थी जिसे बुद्धिमन को रोकना होगा। तब सीन शिफ्ट होती है और हम सुबह सुबह रिनी को देख पाते हैं जो शहर जाने के लिए निकल रही होती है और उस वक्त अपार्टमेंट के सभी लोग काम पर जा रहे होते हैं और लिफ्ट खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं। भी एक औरत के पर्स से वहाँ पर कुछ चिल्लर पैसे गिर पड़ते हैं जो कुछ वहीं पर एक होल में समा जाते हैं और इतने सारे चिल्लर गिरता देख वो बच्चियां वहाँ पर ललचा रही होती है, लेकिन फायदा कोई नहीं था। वो लेडी सारे पैसे इकट्ठा करके अपने पर्स में डाल देती है। और तभी हम एरी के फादर को देख पाते हैं जो एरी की माँ से बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं और वो उस वक्त विश कर रहे होते हैं कि काश ये औरत मर गई होती। और ये बात सुनते ही जैसे ही एरी अपने फादर को रोकने की कोशिश करता है उसके फादर उसे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं और ये तीनों दोस्त सब सीढ़ियों से भागते हैं और उसके फादर लिफ्ट से आ रहे होते हैं उनके पीछे। तब दूसरी ओर हम टेरी को देख पाते हैं जो लिफ्ट में एक लड़के के घूरने की वजह से डरी हुई थी, इसलिए जब टोनी के फादर और टोनी के सामने लिफ्ट का डोर खुलता है वो अपने आप को बचाने के लिए टोनी का हाथ पकड़ लेती है और उसके डैड तब लिफ्ट में उसके बिना ही चले जाते हैं क्योंकि शायद उन्हें देर हो रही थी काम पर जाने के लिए।
और टारी तब डिनो नाम के उस लड़के से बताती है कि टोनी उसका भाई है जिसका नाम उदिन है, और इसलिए डिनो को तब पीछे हटना पड़ता है। और जिस लिफ्ट में टोनी के फादर थे उसी लिफ्ट में विष्णु भी अपने माँ के साथ में था और उन्हीं के साथ एरिक के डैड भी थे। जैसे ही लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, एक झटके के साथ लिफ्ट वहीं पर अटक जाती है ऊपर ही। और तब हॉपस्कॉच खेलती हुई उन बच्चियों की नजर अंदर गिरे उन चिल्लर पैसों पर पड़ती है जो कलेक्ट करने के लिए वो बच्चे एक साथ टूट पड़ती हैं। और यहाँ लिफ्ट में अटके लोगों की जान अटकी पड़ी हुई थी। तब विष्णु किसी तरह थोड़े से पैसे से बाहर निकल जाता है, छोटा सा था ना इसलिए, लेकिन वो कोशिश करता भी है तो वो अपने माँ को बाहर खींचकर नहीं निकाल पाता। और तब उसी वक्त लिफ्ट एक झटके के साथ वापस से नीचे की तरफ आने लगती है जहाँ पर ये चारों बच्चियां कॉइन्स कलेक्ट कर रही होती हैं। तब उनमें से आर्य की बहन वीना उस लिफ्ट को नीचे आता देख जल्दी से बाहर निकल जाती है और बाकी की बच्चियों को भी बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन वो तीनों कॉइन्स इकट्ठा करने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि लिफ्ट के नीचे दबकर उन तीनों ही बच्चियों की मौत हो जाती है। जो दृश्य देख वीना को शौक लग जाता है। और ऐसा नहीं था कि इस हादसे में उन तीनों ही बच्चियों की मौत हुई थी, बल्कि लिफ्ट के अंदर मौजूद सारे ही लोग मारे गए थे, सिर्फ विनी के फादर को छोड़कर, और साथ ही में आर्य के डैड और विष्णु की माँ भी। और अब वो बेचारा विष्णु बेसहारा हो गया था। और बिल्डिंग में घटे इस भयानक हादसे की वजह से रिनी आज शहर के लिए नहीं निकल पाई और टैरी की वजह से टोनी की जान बच गई। और तभी इनके डैड पुलिस के सवालों के जवाब देकर आ रहे होते हैं, क्योंकि सब अचंभित थे कि कोई नहीं बचा, ये इंसान कैसे बच गया, सिर्फ कुछ इंजरीज के साथ में। और ये बात तो वो खुद भी नहीं जान पाते क्योंकि वो बेहोश हो गए थे उस वक्त। और उस वक्त पूरी बिल्डिंग में मातम का माहौल था। विष्णु का कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए रिनी तब विष्णु के पास जाती है उसे सहारा देने के लिए। और यहाँ भारी बरसात में बुद्धिमान बस स्टैंड पर खड़ा होकर बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए साधन ढूंढ रहा होता है, लेकिन उस वक्त वहां तक जाने के लिए कोई भी राजी नहीं था। और तभी हम दार्मिना के हस्बैंड को देख पाते हैं जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट के एंडिंग सीन में देखा था। वो बुद्धिमान से आकर कहने लगता है कि मेरे पुलिस फ्रेंड ने मुझे बताया है कि उस बिल्डिंग में एक एलिवेटर क्रैश हुआ है जिसमें काफी सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। तो अब जो तुम कह रहे थे कि जिंदगी और मौत का सवाल है, तो तुम लेट हो चुके हो। तब बुद्धिमान कहता है कि ये मामला उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग है, और वो तब अपने बैग में रेड कलर के सिर्फ और एक रिवॉल्वर लेकर जा रहा था वहाँ। तब उस्ताद बिल्डिंग में हेल्प करने के लिए आए सारे लोगों को बाय बोलकर घर जाने के लिए बोल देता है, वरना कुछ भी हो सकता था आगे, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। उसके बाद हम टोनी को देख पाते हैं जो टारी का रेडियो रिपेयर करके उसे देने के लिए आया था। और टारी तब जैसे ही रेडियो ऑन करके सुनने लगती है, तब एक क्रीपी सी आवाज उसे सुनाई देती है जो कह रहा होता है कि वो टारी को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। तभी टारी अपनी ही आवाज सुनने लगती है जो दर्द में चिल्ला रही होती है, क्योंकि ग्रेव में उसे टॉर्चर किया जा रहा था। और वो तब जैसे ही नजर उठाकर देखती है, वो अपने आप को एकदम आपत्तिजनक हालत में पाती है जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये शायद उसका एक हेलुसिनेशन था या फिर ईवल का एक प्रिडिक्शन। तब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, बाहर टोनी को खड़ा देख वो उसे अपना रेडियो थमा देती है और कहती है, या तो तुम इस रेडियो को रख लो या तो इसे डंप कर दो। लेकिन रेडियो से तो टोनी को भी डर लग रहा था, इसलिए वो ले जाकर उसे डंप कर आता है। और यहाँ विष्णु रेनी से बता रहा होता है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा एब्यूसिव थे, इसीलिए उसकी माँ विष्णु के फादर को छोड़ना चाहती थी। और वो तब एक सीक्रेट साइन लैंग्वेज में बातें किया करते जो उन्होंने एक बुक से सीखा था, जो बुक उन्हें एक बुक स्टोर में मिला था, एक ब्रीफ केस में बंद। और आगे वो बताता है कि उसके फादर की मौत घर में आग लगने की वजह से हुई थी, और उस वक्त वो और उसकी माँ तो बच गई लेकिन वो न बच सके। और अब तो विष्णु का कोई रिश्तेदार भी राजी नहीं था उसे अपने साथ में रखने के लिए, इसलिए रिनी तब उसे अपने साथ में रहने के लिए बोलती है, लेकिन विष्णु उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। और जब बॉन्डी आरी के कमरे में खाना लेकर जाता है, उसी वक्त सारी लाइट्स चली जाती है और उन्हें तब किसी औरत की कुछ फसाने की आवाजें सुनाई देती है जो कह रही होती है कि आज उसका जन्म होने वाला है और तुम सबको उसके आगे झुकना होगा। लेकिन जब ये लोग लाइट चलाकर उसे फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी टोनी को रास्ते में उस्ताद मिल जाते हैं जो मरे हुए लोगों की निगरानी कर रहे होते हैं कि उनके कमरे की खिड़कियां ठीक से बंद है या नहीं। और वो तब टोनी को अपनी हेल्प करने के लिए बोलते हैं, और क्योंकि वो उस्ताद थे इसलिए कोई उन्हें मना भी नहीं कर सकता, इसलिए वो तब उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी कुछ देर चलने के बाद उस्ताद बिल्कुल थक गए थे, इसलिए वो टोनी को अकेले ही बाकी की डेड बॉडीज के कमरे को चेक करने के लिए बोल देते हैं, वो भी मैच स्टिक्स के सहारे। और यहाँ बॉन्डी के फ्रेंड्स दार्तू को घर भेजने के लिए रास्ता खोज रहे होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब गया था और इन लोगों ने अगर पानी में कदम रखा तो ये लोग शॉक लगने की वजह से मारे जाएंगे।
इसलिए वो वापस लौट जाते हैं और उन्हें तब बिल्डिंग में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है क्योंकि उन्हें कोई भी टेनेंट्स नजर ही नहीं आ रहे होते हैं और वो तब उन्हें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और जब वो देखते हैं तो अधिकतरों के कमरे खाली पड़े थे। तभी चेक करते करते वो बिल्डिंग के चीफ के कमरे में पहुंच जाते हैं दरवाजा तोड़कर, और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं वहाँ उन लोगों को उसी बिल्डिंग के पिक्चर्स दिखाई देते हैं और वो ये डिस्कवर करते हैं कि ये बिल्डिंग तो 14 माले का है लेकिन लग तो रहा है 15 माले का। और वो तब आगे एक और फोटो देखते हैं जिसमें बिल्डिंग बनने से पहले वाली पिक्चर्स थी और बॉन्डी की वो डिस्कवरी बिल्कुल सही थी यहाँ पर कि ये बिल्डिंग एक कब्रिस्तान के एरिया में बनी हुई है और इसलिए धरती के अंदर अब भी टॉम्बस्टोन्स मौजूद थे और हर फोटो पर 17 अप्रैल का डेट लिखा हुआ था। और तब बॉन्डी और बॉन्डी के फ्रेंड्स के कैलकुलेशन से हर 29 साल में यहाँ पर कुछ तो होता है, गैदरिंग जैसी कोई चीज। और उसी दिन 16 अप्रैल की रात थी और तब 12 बजते ही कुछ तो बुरा होने वाला था यहाँ पर, जिसके बाद हम टोनी को देख पाते हैं जो बेचारा डर डर कर डेड बॉडीज को चेक कर रहा होता है। और जब वो 2 डेड बॉडीज को अपनी ओर घूरते हुए देखता है डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कमरे से जाकर बाहर गिर पड़ता है। ठीक डिनो के सामने टारी ने टोनी को अपने भाई उडिन के नाम से उसे इंट्रोड्यूस कराया था तो वो उसे उडिन ही कहकर बुलाता है। और बेचारा टोनी एक ऐसा इंसान था जो किसी को भी किसी काम के लिए मना नहीं कर पाता था। अधिकतर लड़के ऐसे ही होते हैं। और डिनो उस वक्त टोनी से अपना फोक निकलवाना चाहता था जो उसने अपने पड़ोसी के कमरे में गिरा दिया होता है। ये अपने पड़ोसी के कमरे में ताका झाकी करने के लिए फोक से एक पैसेज बना रहा होता है जिस वजह से फोक उस ओर गिर पड़ा। और अगर ये बात उसकी माँ को पता चलती तो उसकी जम की धुलाई होती और वो तब उस पैसेज से जा नहीं पा रहा था। इसलिए तब टोनी उसकी व्यथा सुनकर पैसेज की उस ओर जाता है जहाँ पर उसे कुछ फोटो एल्बम्स मिलते हैं और उसमें उसे रेमी नाम का भी एक फोटोग्राफ दिखाई देता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ था। और साथ ही में वहाँ पर उसकी मॉम का वो म्यूजिक एल्बम भी रखा हुआ था और वो तब डर के मारे वो फोटो एल्बम लेता है और वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल आता है। और यहाँ दूसरी ओर टारी उस्ताद से डर के मारे टकरा जाती है क्योंकि उसके कमरे में उसे कोई एंटिटी नजर आ रही थी और वो तब उनसे बताती है कि उसे अकेले डर लग रहा है रहने में। तब उस्ताद उससे कहता है कि अगर वो किसी पैरानॉर्मल चीज से डर रही है तो उसे प्रेयर्स करनी चाहिए। तब टारी उस्ताद की बातों को मानकर तुरंत ही प्रेयर्स करने के लिए बैठ जाती है। लेकिन मजाल है कि ये लोग प्रेयर्स करें और उनके साथ में सब कुछ नॉर्मल ही रहे। टारी तब खुद को डेड बॉडीज के बीच में खड़ा पाती है और वो तब डर के मारे जब वहाँ से भागती है उसे बाहर टोनी मिल जाता है और यहाँ वीना को कोई एंटिटी उसकी माँ की आवाज में उसे बुलाने लगती है। और वो तब जैसे ही लिफ्ट के अंदर कदम रखती है लिफ्ट अचानक से बंद हो जाता है और बस वीना का काम तमाम हो जाता है। वो डेड बॉडीज उसे उठा ले जाती है और यहाँ दूसरी ओर क्यूरियस रेनी अपने फादर के ब्रीफ केस को चुरा लेती है जब वो सो रहे होते हैं। और तब चलते चलते रेनी और टोनी एक दूसरे को मिल जाते हैं पर बॉन्डी अभी भी गायब था क्योंकि ये लोग 15th फ्लोर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों को ढूंढ रहे होते हैं। और तब डिनो अपना कमरा सेफ बताकर उन्हें अपने कमरे में लेकर जाता है। टोनी तब रेनी को वो फोटो एल्बम दिखाता है जो उसे डिनो के पड़ोसी के कमरे में मिला था और उसे तब उनमें उन्हें सेम लोगों की फोटोज मिलती है जो उसकी माँ के म्यूजिक इवेंट्स में आया करते थे, वही कल्ट मेंबर्स। टोनी तब सबसे बताता है कि बिल्डिंग के सारे ही टेनेंट्स गायब हो गए हैं लेकिन कहाँ गए ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। और रेमी राम की फोटो देखकर रेनी कहती है कि ये मॉम नहीं है, मॉम सिर्फ सजने के बाद इन्हीं की तरह दिखा करती थी। तब सारी ही बातों को दरकिनार करते हुए ये लोग ब्रीफ केस को ओपन करने में जुट जाते हैं क्योंकि ये लोग पता करना चाहते थे कि इनके डैड आखिर करते क्या है लिविंग के लिए, जो वो उनकी मॉम के मरने के तुरंत बाद भी नहीं रुके। लेकिन इस ब्रीफ केस को खोलने के लिए इन्हें सही 3 नंबर का कॉम्बिनेशन ट्राई करना था। तब डिनो का बताया हुआ वो कॉम्बिनेशन नंबर फेल हो जाता है लेकिन विष्णु जब कोड बताता है वो ब्रीफ केस तुरंत ही खुल जाता है। और याद है विष्णु ने उस ब्रीफ केस को भी खोला था जिसमें उसे वो साइन लैंग्वेज वाला बुक मिला था और हो सकता है कि विष्णु ने वही वाला कोड यहाँ पर भी ट्राई किया हो। तब सूटकेस खुलते ही सबके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें ढेर सारे ह्यूमन फिंगर्स थे जो रियल थे, जिसके बाद तो सब इस बिल्डिंग में एक पल भी नहीं रुकना चाहते थे डर के मारे। लेकिन रेनी अपने भाई बॉन्डी के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए टैरी और डिनो उनसे अलग होकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं और विष्णु, रेनी और टोनी तब बॉन्डी को ढूंढने लगते हैं। और इस दौरान वो वीना को देखते हैं, शायद उसकी आत्मा को, और शायद उसकी आत्मा ये बताना चाहती थी कि उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया है। जो देखते ही ये लोग तब डर के मारे और तेजी से बॉन्डी को ढूंढने लगते हैं और यहाँ बॉन्डी 15th फ्लोर को खोजते हुए कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर एक सोफे पर उसे अपना छोटा भाई इयान बैठा हुआ नजर आता है जो पिछले पार्ट में अपने डेड मदर के साथ में चला गया था।
और तब टोनी और रेनी भी वहाँ पर आकर पहुँच जाते हैं और सब डर के मारे एकदम से फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि पिछले पार्ट में उन्हें पता चला था कि वो डेविल का ऑफस्प्रिंग है। और तभी हम देख पाते हैं कि बिल्डिंग के सारे डेड बॉडीज अपने आप ही उठकर बैठ जाते हैं और शायद वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। तब इस दौरान विष्णु आकर उससे साइन लैंग्वेज में बातें करने लगता है और इयान तब उससे बताता है कि वो उनका फ्रेंड है और जहाँ तक हमें याद है इयान बोल सकता था, लेकिन वो रेनी से बताता है कि वो बोल ही नहीं सकता। और वो बताने लगता है कि जब वो उनसे दूर हुआ तब वो सो रहा था और नींद खुली तो उसने खुद को यहाँ पर पाया। तब बॉन्डी तो इयान को साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन रेनी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे भी एक विक्टिम समझकर अपने साथ लेकर भागने लगती है। और यहाँ दूसरी ओर टारी और डीनो वहाँ से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में तो पानी भरा पड़ा था और पानी में पैर रखते ही शॉक लगने से वो मारे जाएंगे। इसलिए टारी फिर से टोनी के पास जाने के लिए निकल जाती है। तभी एक इवल एंटिटी डीनो को डराकर उसे गिरा देती है एक नुकीली चीज पर, जिस वजह से तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है। और फिर बारी थी टारी की, जिसे एक डेड बॉडी आकर डराने लगती है, लेकिन रास्ते में तब उसे उस्ताद मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि कोई भूत भूत नहीं होता, सिर्फ जिन होते हैं जिन्हें इंसान देख नहीं सकते। लेकिन जब वो खुद ही उसे फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, वो खुद ही उन एंटिटीज का शिकार बन जाते हैं और उनकी गर्दन पूरी तरह से टेढ़ी हो जाती है। उस्ताद की ये हालत देख टारी अपनी जान बचाने के लिए गार्बेज डंप करने वाले पैसेज में जाकर छुप जाती है, जो काफी गहरा था। पैर फिसला और इंसान गायब। तभी पैसेज में टोनी के जरिए फेंकी गई उसकी रेडियो बजने लगती है कि टारी उन्हें ज्वाइन करने वाली है अपने बुरे कर्मों की वजह से। तभी एक एंटिटी टारी को बुरी तरह से डरा देती है, जिस वजह से उसका पैर फिसलते हुए नीचे की ओर जाने लगता है और ठीक उसी तरह से उसकी मौत होती है जैसे उन ईवल्स ने प्रिडिक्ट करी थी। जिसके बाद हम रेनी और उसके भाइयों को देख पाते हैं, जिन्हें रास्ते में उनके डैड मिल जाते हैं और उनके ब्रीफ केस वाले राज को जानकर तो ये लोग एकदम से ही डरे हुए थे, इसलिए वो उनके पास ही नहीं जाना चाहते थे। तब उनके डैड उनसे कहने लगते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब उन्होंने उन्हीं के लिए किया है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो तब अपनी गलती स्वीकार रहे होते हैं कि उन्हें उनकी मॉम को रेमिनम से डील नहीं करानी चाहिए थी। तभी उनके सामने इयान आ जाता है और इयान को देखते ही उनके डैड एकदम से ही उग्र होकर जैसे ही इयान को मारने के लिए दौड़ते हैं, पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाता है। और तब उन सभी को हर जगह सिर्फ डेड बॉडीज ही नजर आने लगती हैं। तभी कोई अचानक से रेनी को हिट करके गिरा देता है और शायद सभी उसी तरह से गिरे थे। और जब रेनी की आंख खुलती है वो इयान को एक कमांडिंग पोजीशन पर देखती है और अब तो उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि इयान सैटर्न की ही असली औलाद है। और वो तब अपने स्पेशल साइन लैंग्वेज से सारे ही डेड बॉडीज या ज़ोंबीज जो भी कह लो उन्हें कंट्रोल कर रहा था। और रेनी की फैमिली हल्की हल्की बेहोशी की हालत में थी, सब में जान तो बिल्कुल भी नहीं थी और वहाँ पर कुछ एन्चेंटिंग्स भी सुनाई दे रही होती है हमें। तभी इयान रेनी को एक लिफ्ट खिलाकर कहता है कि इसे खाओ और सब कुछ भूल जाओ और खुश रहो। जिसके बाद रेनी खुद को अपने सपनों की दुनिया में पाती है, जो लग्जरियस लाइफ वो हमेशा से जीना चाहती थी। लेकिन तभी वो तुरंत ही समझ जाती है कि ये रियलिटी नहीं है और शायद इयान उसे बरगला कर उसे अपने दुनिया में ले जाना चाहता था। लेकिन रेनी अपने भाइयों को सोचकर लौट आती है और उस लिफ्ट को थूक देती है और वो तब इसके बाद उठने की तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी उठ ही नहीं पा रही होती है। लेकिन तभी इयान के ऑर्डर्स पर वहाँ पर 4 हॉर्सेस प्रकट हो जाते हैं, जिनमें रेनी के फादर के हाथों पैरों को बांध दिया जाता है। और जैसे ही वो चारों घोड़े चारों दिशाओं में जाते हैं और उनके शरीर को खींचने लगते हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस दुर्गति से उनकी मौत हो जाती है। और तब रेनी को अपने डैड के डेथ से बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है। लेकिन इसके बाद बारी थी टोनी और बॉन्डी की और उनके हाथों को भी उसी तरह से बांधा जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बुद्धि मनाकर पहुँच जाता है और वो अपनी रिवॉल्वर से शूट करके सारा मामला ही बिगाड़ देता है और उनका रिचुअल पूरा ही नहीं हो पाता। और वो तब उन डेड बॉडीज को हमला करने से रोकने के लिए वही रेड कलर के सीड्स जमीन पर फेंक देते हैं उनके कदमों के पास। और वो तब खुद की ओर बढ़ते हुए रेमिनम को पैराफेंगिश से डरा देते हैं और वो जाकर दीवार से चिपक जाती है छिपकली की तरह। और ये देख इयान उन ज़ोंबीज को उन पर अटैक करने के लिए ऑर्डर करने लगता है, लेकिन विष्णु उसे ढकेल कर उसे साइन लैंग्वेज में उन्हें शांत करा देता है। और रेनी भी तब इयान की छड़ी को तोड़कर उसे हिट करके बेहोश कर देती है और ये लोग तब वहाँ से भाग निकलते हैं। और बेचारा बुद्धिमान तब उन्हें बचाने के लिए उस वक्त वहाँ पर एक बोट लेकर आया था। तब विष्णु और रेनी के बातों से हम ये जान पाते हैं कि जो बुक विष्णु को मिला था उसमें इयान का भी नाम शामिल था। मतलब बाय लक
उसके हाथ वो बुक लग गई, जिस वजह से इन सब की जान बच गई। बुद्धिमान तब उन्हें बताता है कि उनके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे, वही नकाबपोश इंसान। तब 1995 में उन्हें रेमी नाम के कल्ट के बारे में पता चला था और उन्होंने तब अपनी वाइफ को उस कल्ट को ज्वाइन करने के लिए कहा था, स्टारडम और बच्चों के लिए। लेकिन जब उन्होंने इस डील को कैंसिल करने की कोशिश करी तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी कि उन्हें 1000 लोगों को मारना होगा, मे बी एक सेक्रीफाइस के तौर पर, और शायद सबूत के तौर पर उन्होंने उनके फिंगर्स को अपनी ब्रीफ केस में संभाल कर रखा था। और शायद इन्हीं सेक्रीफाइसेस को पूरा करने के लिए, ताकि उनके बच्चे बचे रहे, वो एक एक्सिक्यूटर बन गए, स्नाइपर शूटर। और क्योंकि उनके डैड मासूम लोगों को तो मार नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने क्रिमिनल्स को मारना ठीक समझा। और उनकी माँ तो सिर्फ एक प्यादा थी। उनके स्टारडम के जरिए उस कल्ट ने अपना प्रचार खूब किया, क्योंकि उनके म्यूजिक एल्बम्स में एंशिएंट एन्चेंटिंग्स हुआ करते थे जो लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस किया करती। और शायद उनका एजेंडा इससे भी बड़ा है और उन्होंने पहले से उनके डैड को टारगेट किया था। और इसके पीछे का राज क्या है, ये मे भी हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चल पाएगा, जिसके बाद हम एज यूजुअल सब कुछ होने के बाद दरमिना और उसके हस्बैंड को देख पाते हैं वहाँ पर। और वो तब पछता रहे होते हैं कि कल रात वो यहाँ पर क्यों नहीं थे। लेकिन फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमने जैसा सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ। और ये लोग क्या चाहते थे ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये लोग कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र बढ़ ही नहीं रही होती और 1000 सालों तक ये लोग साथ रहने का अब तक वादा कर रहे थे। और 1995 में भी ये लोग सेम ही एज के थे, जो हम इस फोटो में देख पा रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।